जय हिंद साथियों। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना ही पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट भी इसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय। सबसे बड़ा न्यायालय जो माना जाता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में है। शुरुआत में जो सर्वोच्च न्यायालय बना था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश बने इलीजा एमपी करके उनका नाम है, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। अब क्या हुआ, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के बेस पर फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। अब फेडरल कोर्ट के खिलाफ लंदन की प्रीवी काउंसिल में सुनवाई थी। अगर पूछा जाए कि फेडरल कोर्ट के खिलाफ सुनवाई कहां थी, तो लंदन की प्रीवी काउंसिल में। अब देखिएगा भाई, ऐसा हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। वह सुप्रीम कोर्ट बनने वाला सबसे पहला कोर्ट था और उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। देखो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का जो कार्यकाल नहीं होता है, इनकी रिटायरमेंट एज होती है। सुप्रीम कोर्ट में आप अगर 65 वर्ष की आयु हो गए तो आप उसके बाद कार्य नहीं कर पाओगे, रिटायर हो जाओगे। उसी तरह हाई कोर्ट में आप 62 वर्ष 62 वर्ष में रिटायर हो जाओगे, लेकिन इनका कार्यकाल नहीं होता। आप मान लो 60 में गए तो 5 वर्ष रहोगे, 62 में गए तो 3 वर्ष, ऐसे करके 65 में सुप्रीम कोर्ट से 65 वर्ष की उम्र में आप रिटायर हो जाओगे। तो आप लोग ऐसे देखते रहिए कि कौन कौन सा प्रोसेस है, कैसे जज बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश कैसे बनेंगे, इनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी। अब देखिए यहां क्या हुआ, फेडरल भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। उसी के बेस पर फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई लंदन। मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत में हुई, लेकिन लंदन जो इंग्लैंड देश था अंग्रेजों का, वहां लंदन की प्रीवी काउंसिल में इसके खिलाफ सुनवाई थी। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं सुनवाई नहीं, लेकिन उस समय जो फेडरल कोर्ट बना उसके खिलाफ सुनवाई कहां थी, लंदन की प्रीवी काउंसिल में। इसके जो प्रथम हेड ऑफ द कोर्ट बने वो मॉरिस गोयर करके बने। मॉरिस गोयर विदेशी हैं, वो बने। अब यहां पर जो फेडरल कोर्ट के लास्ट हेड ऑफ द कोर्ट कौन थे, हीरालाल जेकानिया। कौन थे, हीरालाल जेकानिया। और जनवरी 1950 का में हमारा सुप्रीम कोर्ट कार्य करने लगा। तो जो हेड ऑफ द कोर्ट, फेडरल कोर्ट के हेड ऑफ द कोर्ट, लास्ट हेड ऑफ द कोर्ट रहे हीरालाल जेकानिया, वही हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, हीरालाल जेकानिया। अब अगर हीरालाल जेकानिया जी बने तो 1950 में राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री जैसे मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। अब देखो, शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट बनना हमारा कार्य करना चालू हुआ तो इसमें शुरुआत में जो जज थे 1+7 थे। कहने का मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य मुख्य न्यायाधीश, यानी कुल मिलाकर के 8 जज थे। अब 2008 में इनकी संख्या बढ़ा दी गई, 1+30 कर दिया गया। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश 30 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। अब फिर 2019 का साल आया तो 1+33 मतलब 34 जज वर्तमान में है, मुख्य न्यायाधीश और 33 अलग न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अगर पूछा जाए, मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989 में बनी। अगर पूछा जाए वर्ष तो 1989 में पहली महिला जज बनी। कौन, मीरा साहिब फातिमा बीबी। अब देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट आपको जाना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। पहली चीज, यदि हाई कोर्ट को कितने भी रहे हो, क्योंकि 25 हाई कोर्ट है, 2 साल कहीं किए, कहीं 1 साल किए, किसी राज्य में 6 महीने किए, तो 5 साल जज के रूप में आप कार्य किए हो। कितने वर्ष, 5 वर्ष। तो
तो 5 वर्ष आप जज के रूप में किसी भी कोर्ट में काम किए हो, हाई कोर्ट कहीं का भी हो, 5 वर्ष आप जज के रूप में रहे हो। अगर नहीं जज के रूप में रहे तो 10 वर्ष अधिवक्ता या वकील के रूप में हाई कोर्ट में काम किए हो। कितने भी हाई कोर्ट रहे हो, अलग अलग 2 साल 6 महीने करके 10 साल का एक्सपीरियंस हो अधिवक्ता या वकील का। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो एक चीज और है जो सुप्रीम कोर्ट का सीधा रास्ता खोल सकता है। वो क्या है? आप राष्ट्रपति महोदय जी के नजर में कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हो, लेकिन आज तक कोई गया नहीं है। संविधान में उल्लंघन है, मतलब संविधान में इसका जिक्र है, तो इस वजह से बता दिया गया है, लेकिन आज तक कोई गया नहीं है। जा सकता है लेकिन गया कोई नहीं है। अब यहां पर देखिएगा कि योग्यता देख ली, अब इसकी सैलरी देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सैलरी क्या है। भाई इंदु मल्होत्रा जी जो हैं 2019 के साल के लगभग ये तीनों महिलाएं एक साथ थी। इंदु मल्होत्रा जी 10 वर्ष हाई कोर्ट में अधिवक्ता या वकील के रूप में काम की। क्या किस रूप में? अधिवक्ता या वकील के रूप में। कितने वर्ष? 10 साल। उसके बाद इंदिरा बनर्जी 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रही। कितने भी हाई कोर्ट रहे हो, लेकिन 5 वर्ष इनका कार्यकाल हाई कोर्ट में जज के रूप में पूरा हुआ। उसके बाद आर भानुमति 5 वर्ष जज के रूप में रही और ये पहली दलित महिला हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं और 5 वर्ष जज के एक्सपीरियंस से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं। तो 2019 के लगभग ये तीनों महिलाएं एक साथ थी। अब देखो, अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितना होता, तो कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इनकी रिटायरमेंट की एज होती है। सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? 65 वर्ष की आयु में आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद कार्य नहीं कर पाओगे। अब वही हाई कोर्ट में रहोगे तो आप 62 वर्ष की आयु के बाद कार्य नहीं कर पाओगे। मान लो आप 63 की उम्र में गए सुप्रीम कोर्ट में, अगर 63 की उम्र में गए तो 2 साल काम कर पाओगे, अगर 64 में गए तो 1 वर्ष काम कर पाओगे। अब देखो इसमें जैसे हाई कोर्ट में इसमें क्या होता, जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 हैं, लेकिन हाई कोर्ट में 1+ क्वेश्चन मार्क क्यों कहा गया? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य, जनसंख्या के आधार पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी जो सैलरी होगी 2,80,000 रुपया महीना का होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सैलरी कितनी होगी? 2,80,000 रुपया। वही अगर अन्य जो न्यायाधीश होंगे 33 अन्य न्यायाधीश होंगे उनका सैलरी होगी 2,50,000 रुपए, यानी 2.5 लाख महीना होगा। हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सैलरी होगी 2,50,000, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे वाले की 2.5 लाख मिलती है अन्य न्यायाधीश के, हाई कोर्ट के ऊपर वालों की यानी कि मुख्य न्यायाधीश की 2.5 लाख, और जो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होंगे उनको मिलेगा 2.25 लाख, 2,25,000 महीने की सैलरी। अब इनको देखो सैलरी जो दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी मिलेगी वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी, लेकिन जो हाई कोर्ट की सैलरी मिलेगी वो राज्य की जो संचित निधि होगी उससे दी जाएगी। लेकिन जो इनको पेंशन मिलेगी, जो पेंशन की व्यवस्था है, जो पेंशन मिलेगी उनको सबको, राज्य का जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, सभी के पेंशन कहां से मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट दोनों की जो पेंशन मिलेगी वो कहां से मिलेगी? वो भारत की संचित निधि से मिलेगी। भारत की संचित निधि का जिक्र किसमें है? 266 में। जो देखो इनकी सैलरी जो है भारत पर भारत व्यय है। ये कैसे? संसद इस पर डिबेट कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती इनकी सैलरी पर। अब देखो संचित निधि, भारत की संचित निधि से सुप्रीम कोर्ट की सैलरी मिलेगी, हाई कोर्ट की जो संचित निधि होगी उससे हाई कोर्ट की सैलरी मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको पेंशन जो मिलेगी वो भारत की संचित निधि से मिलेगी। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है और आकस्मिक निधि जो है 200 अनुच्छेद 267 में है। अब पूछा जाए इसके बाद देखो कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती थी, तो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कोलेजियम व्यवस्था था, कोलेजियम का एक ग्रुप था। इसमें क्या होता था कि वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता था, जनरली क्या होता था, वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते थे उन्हीं का नाम बढ़ा दिया जाता था और राष्ट्रपति महोदय जी उन्हीं का शपथ दिला देते थे। लेकिन क्या हुआ,
जो राष्ट्रपति महोदय जी को अनुच्छेद 143 में एक पावर मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह या मशवरा कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय जी बाध्य नहीं होंगे। इन्होंने कहा राष्ट्रपति जी ने कि क्या जरूरी है कि जो कोलेजियम व्यवस्था वाले नाम भेजे उन्हीं को हम शपथ दिलाएं? तो कहें क्योंकि आप कार्यपालिका के प्रमुख हैं, नाम आप भेज दीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो पुनः विचार के लिए, लेकिन अगर कोलेजियम के लोग पुनः उसी नाम को भेजते हैं तो राष्ट्रपति महोदय जी उसकी शपथ, मतलब इनको बाध्य होंगे शपथ दिलाने के लिए। कुछ दिन तो कोलेजियम चला, उसके बाद एनजेक एक व्यवस्था एक लाए, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये क्या है? ये अगर बन जाता, इसमें क्या कहें कि कार्यपालिका की जो प्रमुख है कार्यपालिका, वो न्यायपालिका पर हावी हो जाता अगर एनजेक बनता। उसमें क्या था, वरिष्ठ न्यायाधीश लिए जाएंगे और जो विधि कानून मंत्री होंगे वो रहेंगे, और इसको भेजने वाली कौन होगी? मंत्रिपरिषद। उसका सर्वे सर्वा कौन होगा? प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनलीगल करार दे दिया, मतलब संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एनजेक नाम की कोई संस्था नहीं है। ये अगर बन जाता तो आपका कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका पर हावी हो जाता, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब न रहता। अब देखिएगा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जो नियुक्ति होगी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। शपथ भी राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, और त्याग पत्र अगर आपको हटना है तो कौन किसको दोगे? राष्ट्रपति महोदय जी को। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, लेकिन जो हाई कोर्ट वाले हैं इनको अगर शपथ लेना होगा तो उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे, यानी एक शपथ केवल राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे, बाकी नियुक्ति और त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। अब देखिएगा जो इसके अब जो जज बनते हैं इससे बनते एमओपी से, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से। तो पूछा जाए कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से बनने वाले पहले जज कौन है? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से बनने वाले पहले जज कौन है? तो अब इससे बनने वाले पहले जज हैं रंजन गोगोई, जो 46 नंबर के जज हैं। उसके बाद 47 नंबर के जो जज हैं शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, और 48 नंबर के एनवी रमना जी हैं। 49 नंबर के जो जज बने हैं यानी मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन है? यू ललित, यानी उदय उमेश ललित करके। वर्तमान में जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं, जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हैं। तो अब पूछा जाए कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से बनने वाले पहले जज कौन थे? तो रंजन गोगोई जी थे, 46 नंबर के जो जज है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से अब जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है किससे होती? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से। तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बैकग्राउंड। अब हाई कोर्ट में देखो शपथ, नियुक्ति, त्याग पत्र, ये सारी चीजें जान गए। सैलरी कैसे है? अगर रिटायर होना है सुप्रीम कोर्ट के जज को तो 65 वर्ष में रिटायर, 65 वर्ष के बाद काम नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट में है तो 62 वर्ष के बाद काम नहीं कर पाएगा। और उसके बाद जो सैलरी मिलेगी, सेंट्रल का जो सर्वोच्च न्यायालय है उनको भारत की संचित निधि से, और राज्य की जो हाई कोर्ट है उसको राज्य की संचित निधि से। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पेंशन दी जाएगी वो भारत की ही संचित निधि से दी जाएगी। उच्च न्यायालय अपने यहाँ कितने हैं? 25। वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में है। तो ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जानकारी थी आप लोगों को मिली। ऐसे क्लासेस पढ़ने के लिए हमारी प्रचंड एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी ऐसे शेयर करते रहिए। देखिए जो भी कार्य है, कोई भी कार्य बिना संघर्ष के कोई आज तक महान नहीं बना। आपको अपने हिस्से के मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ आज तक नहीं हुआ है। आप अच्छे लोगों को पढ़िए, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए, भीमराव अंबेडकर जी को पढ़िए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए। जब आप महापुरुषों को पढ़ेंगे तभी महापुरुषों के जैसे बन पाएंगे। और अच्छा कार्य करिए समाज के लिए भी। शर्म तो तब आती है जब 50,000 रुपए कमाने वाला अधिकारी 300 रुपए मजदूरी कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है। दुख तभी होता है। आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए और
कार्य करते रहिए, क्योंकि अपने साथ धन दौलत मकान शोहरत कुछ नहीं जाना है। जाएंगे तो सिर्फ अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्म और लोगों के साथ जैसा आपका व्यवहार रहेगा। जय हिंद साथियों।